देख रहे न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक से पहले एक बड़ी खबर, जेडीयू ने बड़ी मांग रखी है। पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर्स लगे हैं। सीएम नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही है। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाओ तभी फायदा होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू की ओर से मांग की गई है। पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर्स लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की गई है। तो देखिए, ये इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। सबसे अहम चीज, आज आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक है, चौथी बैठक है दिल्ली में, और उससे पहले इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो बिहार में लगाए गए हैं। अगर सच में जीत चाहिए तो फिर नीतीश। अब ऐसे में ये सवाल उठता है, क्योंकि ये लगातार बीजेपी सवाल उठा रही थी कि गठबंधन तो बन गया है विपक्ष का, लेकिन पीएम उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही तय किया जाएगा कि पीएम कौन होगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बनाने की मांग की गई है, और जेडीयू की ओर से ये मांग की गई है। बिहार में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। नीतीश कुमार के समर्थन में ये पोस्टर्स, और ये स्पष्ट किया गया है कि नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाइए, प्रधानमंत्री उम्मीदवार, तभी फायदा होगा। बड़ी खबर, आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक एक तरफ, और दूसरी तरफ पटना से आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्टर्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, और कई जगह पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्योंकि इसको लेकर ये रस्साकसी जो है ये जरूर होने वाली है। विपक्षी दलों का ये समूह। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अभिषेक, देखिए, एक तरफ तो आईएनडीआईए गठबंधन की आज चौथी बैठक होने वाली है, और उससे पहले बिहार में ये पोस्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल चारुल, देखिए, अब से ठीक 1 घंटे पहले मैं और सागर इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि अभी जो बैठक हो रही है आईएनडीआई अलायंस की, उसमें चुनौतियां आगे क्या क्या आएंगी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था, कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता के लिए मांग करेंगे ही करेंगे। और इस तरीके के पोस्टर्स अगर लगाए गए हैं पटना की सड़कों पे, कई जगहों पे, इनकम टैक्स चौराहा है वहां पे इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं, और भी कई जगहों पर पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं कि नीतीश कुमार ही चाहिए। हमने पहले भी देखा है कि इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए थे जब नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे थे। उस समय नीतीश कुमार को लेकर के पोस्टर्स मुंबई में लगाए गए थे। तो नीतीश कुमार को लेकर के लगातार जेडीयू मुखर होकर के ये बात कहती रही है कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार के नाम पर आईएनडीआईए गठबंधन के सभी नेता तैयार हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने ये भी देखा है कि अखिलेश यादव के लिए भी मांग उठती रही है, और समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो पोस्टर्स लखनऊ में लगाते रहे हैं। सपा दफ्तर के बाहर भी हमने देखा था कि पोस्टर्स लगाए गए थे कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन क्या कोई भी नेता जो है किसी भी पार्टी का, वो तैयार होगा नीतीश कुमार के नाम पे, ममता बनर्जी के नाम पे, या अखिलेश यादव के नाम पे? क्योंकि कांग्रेस भी तैयार हो जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। तो पोस्टर्स लगाए गए हैं, पोस्टर वॉर अक्सर हम देखते रहते हैं, लेकिन जो नेता होते हैं वो इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। और शायद नीतीश कुमार को भी ये पता होगा कि ये पोस्टर्स ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करेगा कि जो गठबंधन होगी, एक टेबल पे जब सभी नेता बैठेंगे तो वहां चर्चा क्या होती है। कई बार यह कहा गया है कि संयोजक तो कम से कम नीतीश कुमार को बना दिया जाए, लेकिन क्या नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाया जाएगा? क्योंकि इस अलायंस का अभी तक कोई संयोजक जो है वो चेहरा सामने आया नहीं है। और नीतीश कुमार अक्सर मीडिया के सामने आकर के ये कहते रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी भी पद के लिए नहीं आगे बढ़ रहा, मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा हूं ताकि समूचा विपक्ष एकजुट हो और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये उनकी मंशा है।
लेकिन अभिषेक, अगर हम देखें तो देखिए ममता बनर्जी ने भी ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब तय किया जाएगा कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। हर दल अपने नेता को आगे करना चाह रहा है, तो ये मान लिया जाए कि नतीजों के बाद रस्साकसी देखने को मिलेगी। हालांकि उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि बात बनती नजर नहीं आ रही है दलों में एक साथ। चारुल, रस्साकशी सिर्फ और सिर्फ परिणाम के बाद नहीं, परिणाम से पहले भी, जैसा आपने सीट शेयरिंग की बात की, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि किसी भी स्टेट में मान लीजिए अगर दिल्ली में 7 सीटें हैं तो यहां पे सीट शेयरिंग कैसे होगी, आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें और कांग्रेस को कितनी सीटें। क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी, अगर वहां पे गठबंधन रहा तो समाजवादी पार्टी क्या 10 सीट देगी, 5 सीट देगी, कांग्रेस 10 सीट 5 सीट में रेडी होगी, नहीं होगी। उसके बाद बिहार आप चले जाएं तो 40 सीटें हैं और 40 सीटों में आरजेडी और जेडीयू कितनी कितनी सीटों पर लड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सांसद हमारे हों, क्योंकि ये क्षेत्रीय क्षत्रप हैं और वो कभी भी अपने प्रभुत्व को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि आज इन सभी के लिए लड़ाई अस्तित्व की है। और कांग्रेस जब 5 राज्यों के परिणाम आए हैं उसके बाद कमजोर हुई है बार्गेनिंग में। बार्गेनिंग करने की स्थिति में आज कांग्रेस कितनी है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं और कांग्रेस भी इस बात को जानती होगी, क्योंकि आप देखिए जैसे ही 3 दिसंबर को परिणाम आते हैं, बैठक बुलाई जाती है 6 दिसंबर को कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी, लेकिन कई नेता उससे किनारा कर लेते हैं। तो मन में कुछ तो चल रहा है। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अब ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस उन पर हावी होकर के सीट शेयरिंग करे, और यही चीज कर्नाटक और हिमाचल में बनी हुई है कि इस बैठक में क्या निकलकर सामने आता है। शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से दूसरा समन भेजा गया है। शराब घोटाला केस में केजरीवाल को समन भेजा गया है। ईडी ने 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले 2 नवंबर को ईडी ने समन भेजा था। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दूसरा समन भेजा है। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पहले 2 नवंबर को ईडी ने यह समन भेजा था। हालांकि उस दौरान दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जाने में असमर्थता जताई थी और बताया था कि उनका पहले से कार्यक्रम तय था। अब एक बार फिर से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। अब देखना होगा कि 21 दिसंबर को ईडी के सवालों का सामना करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं या नहीं। तो देखिए ईडी ने समन भेजा है, ईडी का बुलावा तो आया है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे? ये क्या थी नई शराब नीति, वो हम आपको बताते हैं। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की गई थी। सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। 28 जुलाई 2022 सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी और पुरानी पॉलिसी लागू कर दी थी। तो ये नई शराब नीति थी जिसको लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर आपको याद होगा कि दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो अभी भी ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। इस पर देखिए सीएम पर जांच की आंच आई। अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया गया ये हम आपको बता रहे हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी ने पीएमएलए के तहत समन जारी किया है। अरविंद केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार होने के दौरान कई आरोपियों के संपर्क में होने का आरोप लगा है। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि बीआरएस नेता के कविता ने दर्ज किया अकाउंटेंट का बयान। कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस सांसद मंगुटा रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई
केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी का स्वागत किया। पूछताछ में अकाउंटेंट और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू के बीच बात कराई। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने समीर से कहा कि विजय उनका आदमी है और उसे विजय पर भरोसा करना चाहिए। और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में बाढ़ और बारिश का हाहाकार देखने को मिल रहा है। सड़कें जलमग्न हैं, घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश से कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। बांध, नदियां और झील ओवरफ्लो हो चुकी हैं। बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ट्रेन सेवाएं प्रभावित कर दी गई हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी शहर के कई हिस्सों में पानी के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस भयंकर बाढ़ बारिश से हाहाकार की स्थिति बन गई है। ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गई हैं, लोग परेशान हैं। ना घरों में रहा जा रहा है, ना बाहर निकला जा रहा है। सड़कें जलमग्न हैं और घरों में पानी घुस गया है। कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति। बांध, नदियां और झील ओवरफ्लो कर रहे हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फिलहाल राहत मिलती तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन आम जनमानस परेशान है। तो चलिए आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। हर तरफ आप जहां नजर डालेंगे वहां पानी नजर आएगा। घर जलमग्न हो चुके हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सड़कें जलमग्न हैं, यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा है। यहाँ तक कि कई सारी ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे जो हालात हैं उन्होंने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। स्थिति ये हो गई है तमिलनाडु में कि लोग ना तो घर के अंदर रह पा रहे हैं, ना घर से बाहर जा रहे। घर के अंदर पानी घुस गया है और बाहर आप देख सकते हैं कि स्थिति कैसी है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। नदियां जो हैं, बांध जो हैं, झील जो हैं, सब कुछ ओवरफ्लो कर रहा है, जिस वजह से बारिश जो है यहाँ पर बहुत बड़ी आफत लेकर आ गई है। हालांकि राहत बचाव कार्य जो है वो धीरे धीरे किया जा रहा है, लेकिन अभी भी वो जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो सुविधाएं देने की कोशिशें की जा रही हैं प्रशासन की ओर से, तमिलनाडु में उन्हें ऊंट के मुंह में जीरा के समान माना जा रहा है, क्योंकि हर तरफ पानी है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पानी भरा हुआ है, इससे फिलहाल शुरुआती तौर पर तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दूर से आप इन्हें देख सकते हैं, आप जहां तक देखेंगे आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। यानी आप अगर हम देखें तो आधे आधे घर जो हैं वो भी पानी में डूबे नजर आएंगे। एरियल शॉट के जरिए आपको ये तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही है। देखिए यहाँ पर किस तरह से घरों के अंदर पानी घुस चुका है। इस वजह से समस्याएं जो है वो लोगों के लिए और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि घरों के अंदर रहना उनके लिए मुमकिन नहीं है, घरों से बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के शालीमार बाग में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार ने गाड़ी चालक को टक्कर मार दी है। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। सीसीटीवी कैमरे में हादसे की तस्वीरें कैद हो गई। अनियंत्रित कार ने गाड़ी चालक को टक्कर मार दी है। ड्राइवर की हालत नाजुक है। दिल्ली के शालीमार बाग में रफ्तार का कहर देखने को मिला। देखिए सीसीटीवी के जरिए आप देख सकते हैं रफ्तार का कहर इस कदर कि हादसे में तब्दील हो गई। अनियंत्रित कार जिसने गाड़ी चालक को टक्कर मार दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए हैं सड़क हादसे का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये गाड़ी आती है और इस चालक को टक्कर मार देती है। इस चालक की हालत फिलहाल नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है ये। और दिल्ली के शालीमार का ये पूरा मामला है, जहाँ पर ये रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। और इस कहर की वजह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ी चालक है जो यहाँ पर खड़ा है,
अचानक गाड़ी आती है, अनियंत्रित होती है क्योंकि रफ्तार में होती है और उसमें ये चालक जो है वो घायल हो जाता है। दिल्ली के शालीमार से ये तस्वीरें आई हैं जो कि बताती हैं कि रफ्तार का किस कदर ख्याल रखना चाहिए जब आप बात करते हैं सड़क हादसों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात गुजरात की करेंगे। गुजरात के भरूच में बाल बाल बची है एक महिला। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी ये महिला। तो गुजरात में आरपीएफ महिला कांस्टेबल रोशनी सिंह ने भरूच में एक महिला यात्री की जान बचाई। ये देखिए, चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी ये महिला, जिस दौरान एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गुजरात में आरपीएफ यानी महिला कांस्टेबल रोशनी सिंह ने हालांकि इसकी जान बचा ली। देखिए, ये चलती हुई ट्रेन और यहां से उतरने की कोशिश करती है महिला, और इसीलिए कहा जाता है कि चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश ना करें क्योंकि हादसा हो सकता है। ये वो महिला कांस्टेबल रोशनी सिंह जिसने इस महिला की जान बचाई। सही वक्त पर सही फैसला और सही निर्णय देखिए ये रहा कि तुरंत ही इस महिला का हाथ जो है वो पकड़ लिया गया। यहाँ से ये जो कांस्टेबल है रोशनी भागती हुई आती है और ट्रेन से उतर रही महिला की जान बचाती है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और जो कांस्टेबल है उसकी सूझबूझ की तारीफ की जा रही है। भरूच का ये मामला जहां पर एक महिला यात्री की जान बचाई जाती, महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, महिला की जान जा सकती थी। हालांकि जो कांस्टेबल है रोशनी सिंह, उसकी सूझबूझ ने महिला की जान जाने से बचा ली है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग लग गई है। रानी हाटी इलाके में पेपर मिल में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग लगी है। पेपर मिल जहां पर ये आग लगी है, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर हैं और इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की तो कोई जानकारी नहीं है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। रानी हाटी इलाका जहां पर ये पेपर मिल है। लुधियाना बार एसोसिएशन के प्रधान चेतन वर्मा बने हैं। ये जीत लगातार उनकी दूसरी जीत है। चेतन ने प्रतिद्वंदी टीपीएस धालीवाल को 623 वोटों से हराया और अध्यक्ष चुने गए। चेतन को 1560 वोट मिले। वोटिंग के बाद जीत समारोह वकीलों ने आयोजित किया। वकीलों ने नए संगठन को सम्मानित किया। जीते हुए मेंबर्स को प्रमाण पत्र दिया गया। आज भारत और साउथ अफ्रीका का दूसरा मुकाबला है। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। शाम 4:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज ये मैच खेला जाएगा। वनडे सीरीज का ये दूसरा मुकाबला है। मैच केबेरा के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में शाम 4:30 बजे शुरू होगा। 3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीता था। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में 6 वनडे सीरीज खेले, जिसमें से केवल 1 सीरीज भारत जीता। अगर आज भारत मैच जीत जाता है तो सीरीज पर कब्जा कर लेगा।
3 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का आज मैच, दूसरा वनडे मैच आज है। और चलिए एक बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई आ रही है। मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।